ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। टोटल 9 यूनिट्स हैं बायोलॉजी सिलेबस में फॉर योर AIEE एग्जाम। सो फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी, व्हाट इज लाइफ एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा व्हाट इज लाइफ, what is biology? Biology वर्ड दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 बायोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ, राइट? सो बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग वर्ल्ड। व्हाट? लाइफ एंड living world. So here we study different aspect of living being like growth, metabolism, reproduction, consciousness, response to a particular stimuli. ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इन सभी को हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे वी कैन डिफाइन वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। एंड दिस पर्टिकुलर bird biology is given by Lamarck and Treviranus. There are two scientists, Lamarck and Treviranus, जिन्होंने ये particular word biology दिया था। So in this particular slide there are so many characteristics. You have seen growth is there, response is there, hereditary, metabolism, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टेसिस। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बताती हैं कि अगर किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें हैं, इट मीन्स वी कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज लाइव, राइट? अगर कोई चीज ग्रो कर रही है, कोई चीज रेस्पॉन्ड कर रही है, कुछ रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ये लिविंग थिंग है। पर ये इज इट 100% ट्रू कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं? ये सारी की सारी जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारी जो बातें हैं, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है? ग्रोथ। So all organisms can undergo the process of growth and development that result in an increase in mass and number of cell. Growth means एक like अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और ये दो बैक्टीरिया like 1, 2 बैक्टीरियाज में इसकी सेल डिवीजन हुई, राइट? और ये एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया, तो हम कह रहे हैं ना कि ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। पर हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, राइट? हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर हम बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दोनों ही चीजें अगर हो रही हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, देयर आर 2 कैरेक्टर और ट्विन कैरेक्टर जो एक साथ चलते हैं, और हम ये कह पाते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है या उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है या उसकी सेल डिवीजन हो रही है। वाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है कि हम जब ग्रोथ कर रहे हैं, लाइक जब कोई भी एक बच्चा एक ग्रोइंग फेज में है, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके एक पर्टिकुलर, पहले वो कुछ मंथ्स का होगा, देन कुछ ईयर्स का होगा, और उसके बाद एक पर्टिकुलर प्यूबरिटी स्टेज आएगी, वहां तक तो ग्रो कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, एंड प्लांट्स में भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रो करते हैं, राइट? तो उस टाइम पीरियड में कोई ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस तो नहीं करता ना। तो ह्यूमन बीइंग में ये अलग है कि ग्रोथ का फेज अलग है एंड रिप्रोडक्शन का फेज अलग है, राइट? लेकिन
बैक्टीरिया में ग्रोथ एंड सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स में भी ऐसा ही है, यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ साथ चलेंगे, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ग्रोथ क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? क्या नॉन लिविंग में नहीं हो सकती? हाँ, नॉर्मली तो यही है कि नॉन लिविंग में नहीं हो सकती, लेकिन माउंटेन्स हैं, लाइक ये आपका एक माउंटेन है। अब दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में क्या होगा? ये जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं उन पे बहुत सारी आइस जम जाएगी। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन मास। ठीक है, मास बढ़ रहा है इसका और इसकी लंबाई भी बढ़ रही है। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, माउंटेन भी ग्रो कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ ओनली लिविंग थिंग। माउंटेन भी ग्रो कर रहे हैं। सैंड ड्यूज जो रेगिस्तान में मिलते हैं, बहुत रात को हवा चली, सैंड यहाँ पर थी और हवा चल के और भी सैंड के पास आके इकट्ठी हो गई, तो ये भी ग्रो कर गया। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ केवल और केवल लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाई जाती है। इसलिए ग्रोथ को हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं फॉर लिविंग सिस्टम, क्योंकि ये माउंटेन्स में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स जितने होते हैं वो भी ग्रो करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, और वो लेकिन उनकी ग्रोथ लिविंग सिस्टम से अलग है, लेकिन हाँ, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मास जरूर है। अब समर्स आएगी तो क्या हुआ? उसकी जो माउंटेन की जो आइस है वो पिघल जाएगी, तो फिर ग्रोथ उसकी फिर कम हो जाएगी। तो लेकिन विंटर्स में उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ऐसी क्रिस्टल्स भी टाइम टू टाइम बढ़ते हैं। क्यों? क्या हो रहा है इन सारी नॉन लिविंग थिंग में? नॉन लिविंग थिंग में आउटर सरफेस पर, ये जितनी भी हमारी लाइक नॉन लिविंग मैंने आपके माउंटेन बनाया, इसकी आउटर सरफेस पर डिपोजिशन हो रही है। इनकी आउटर सरफेस पर डिपोजिशन हो रही है। जबकि लिविंग सिस्टम में क्या हो रहा है? लिविंग सिस्टम में इंटरनल ग्रोथ हो रही है। सेल डिवीजन अंदर हो रहा है ना। जब सेल डिवीजन अंदर हो रहा है तो इंटरनल ग्रोथ हो रही है, और इंटरनल ग्रोथ से जो है वो लिविंग सिस्टम का जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग थिंग इज रिप्रोडक्शन, राइट? सो एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ यंग वन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? इट ऑब्जर्व इन केस ओनली इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, यहां पर भी एक्सेप्शन है। तो जब यहां पर एक्सेप्शन है तो हम इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे, हम इसको इसका डिफाइंड फीचर नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ 2 टाइप के फीचर्स हैं लिविंग थिंग के। एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक है डिफाइंड फीचर। डिफाइंड फीचर आर दोज फीचर्स विच आर कंपल्सरी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, जो नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट? वाइल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मे प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ, दोनों में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग का 100% एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं लाइक म्यूल, लाइगर, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, राइट? म्यूल में क्या हो रहा है? म्यूल इज अ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ बिटवीन व्हाट? बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। एम आई राइट? बताइए मैंने सही बोला या नहीं? इसमें एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। ठीक है, सिमिलरली लाइगर भी लायन और टाइगर, इन दोनों के बीच का हाइब्रिड है। स्टेराइल वर्कर बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीज क्वीन भी होते हैं जो शहद बनाती हैं। ठीक है, उसमें मेल बीज भी होती हैं और कुछ स्टेराइल वर्कर भी होती हैं। ये भी दे कांट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूल
म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी में बने हैं, नेचुरली नहीं बने हुए हैं, या ये इंटर स्पीशीज हैं, राइट, विद इन 2 स्पीशीज हैं, इनके स्पीशीज अलग है। रिप्रोड्यूस सेम स्पीशीज के अगर 2 इंडिविजुअल मिल रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, तो जो उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी दैट इज रिप्रोड्यूसिबल और वो फर्टाइल होगी। जबकि म्यूल क्या है, म्यूल इज नॉट फर्टाइल, लाइगर इज नॉट फर्टाइल, एंड देयर आर सर्टेन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स टू, जिनमें किसी भी रीजन की वजह से वो फर्टिलिटी नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो लिविंग नहीं है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो लिविंग नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इतने पॉइंट्स और इतने एग्जांपल्स क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं? इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन is a characteristic feature of living thing, but it is not a defining feature because there are certain exceptions are there, right? No non-living object have the power to reproduce or replicate. This is true. कोई भी non-living thing reproduce नहीं होगी, लेकिन लिविंग सिस्टम में भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इसलिए रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब रिप्रोड्यूस करने के लिए देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक फंजाई। दिस स्लाइड शोज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंजाई। ट्रांसफर फिशन इज देयर, फ्रेगमेंटेशन इज देयर. There are another mode of reproduction like binary fission in bacteria. Different type of bacteria is there. Euglena is there. Trypanosoma is there. तो ये reproduce कर रहे हैं, different method से reproduce कर रहे हैं. तो this is a certainly a characteristic feature of a living organism. Next is the movement. Animals show movement and locomotion by which they can move from one place to another place. This is also a characteristic feature. Plant can also move according to the sunlight. अगर हम एक अंधेरे कमरे में एक पर्टिकुलर छेद से आने दें सनलाइट, तो प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट मूव कर जाता है, ठीक है। प्लांट की जो रूट्स हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो प्लांट भी मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है मूवमेंट, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज होम्योस्टेसिस, राइट, होम्योस्टेसिस। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द property of self-regulating tendency to maintain a steady state within an external environment which is liable to change is called homeostasis. ठीक है। अच्छा, होम्योस्टेसिस अपने पूरे जो भी सेल है हमारा, उसके अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में वो जितना टेम्परेचर है, जितना सेलुलर कंटेंट है, उसको मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इंटरनल कंडीशंस अगर हमारी बदली, अगर इंटरनल कंडीशंस बदल जाएंगी तो वो चीज सेल वाइबल नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जिनमें होम्योस्टेसिस सेल्फ रेगुलेटरी टेंडेंसी, लाइक जैसे ह्यूमन है वो तो अपना मेंटेन करके रखता है, लेकिन बर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो चेंज होता रहता है उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें भी एक्सेप्शंस आ गए, तो इट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पान इज अनदर प्रॉपर्टी। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। डिफाइंड लाइफ स्पान है कि कब वो बर्थ होगी, एक पर्टिकुलर एज तक उसकी ग्रोथ होगी, देन मैच्योरिटी, देन डेथ। तो एक इसका फिक्स्ड लाइफ स्पान है जिसको कोई भी लिविंग थिंग फॉलो करती है। ऐसे नॉन लिविंग थिंग का भी एक लाइफ स्पान होता है। अगर नॉन लिविंग थिंग लाइक आयरन रॉड है वो ओपन में रखा हुआ है, क्या होगा, कुछ टाइम बाद पानी पड़ के उसमें क्या आएगा, रस्ट आ जाएगा, और वो भी एक टाइम के बाद खराब हो जाएगा। लकड़ी के फर्नीचर में अगर कुछ ऐसे ही आपकी दीमक लग गई तो वो भी एक टाइम, तो उसकी भी एक लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू द next point, that is metabolism, right? So metabolism is a defining feature. It is a defining feature of living organism. It is a defining feature. Why it is defining feature? क्योंकि metabolism कहाँ होता है?
मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज अ combination of, it is a different kind of chemical reaction, right? Chemical reaction occur inside a cell. It may be anabolic or it may be catabolic. So body perform various metabolic function. As a result, the conversion of chemicals to another biomolecules, it takes place inside a body. तो all plant, animal, microbes, जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी चीजें लिविंग हैं, जितनी भी लिविंग हैं, वो सारे के सारे सिस्टम में मेटाबॉलिज्म होना ही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा इनसाइड अ सेल। एंड सेल क्या है? सेल को हम क्या कहते हैं? सेल को हम हमेशा कहते हैं इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम। तो जब मेटाबॉलिज्म के बगैर तो लिविंग सिस्टम है ही नहीं, मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग में कभी नहीं होता। सो इट इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग सिस्टम। सो इसलिए मेटाबॉलिज्म अगर है तो मेटाबॉलिज्म को हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर, राइट? गॉट द पॉइंट? डिफाइनिंग फीचर बोला जाएगा मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर लिविंग सिस्टम में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। मेटाबॉलिज्म में अगेन वी कैन क्लासिफाई मेटाबॉलिज्म इनटू टू डिफरेंट टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. In anabolism, small molecule combine together and form a large molecule. लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, उससे ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल से मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उसके बाद सिंथेसिस होती है किसी भी चीज की इनसाइड अ बॉडी. व्हाइल इन कैटाबॉलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट, राइट? In anabolism, chemical energy is formed and stored, while in catabolism, chemical energy is released and used up by the body for their energy need. What are the examples of anabolism? Anabolism, synthesis of protein, photosynthesis is another good example. किसी भी चीज की synthesis हो रही है inside the body, that is anabolism. क्योंकि ये क्या है? It is a building up process. While in catabolism, used up होना, चीजों का used up होना, जैसे ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो यूज हो रहा है एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो दैट इज कैटाबॉलिज्म. चले नेक्स्ट स्लाइड पर. Another very very important property of a living system is a cellular organization. It is again a defining feature of living organism. ठीक है, it is a defining feature. It is very very important कि ये भी defining feature है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म एक defining feature है. Cellular organization का क्या मतलब हुआ कि जितने भी living system हैं, जितनी भी living cells हैं, उनमें सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं. सेल देन टिश्यू देन अ पर्टिकुलर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम. तो बेसिक यूनिट सेल ही है. तो जब वो सेल है तो सेल की डेफिनेशन तो हम 8th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, as all the living organisms are made up of cells that help in performing various cellular functions like growth, development, reproduction, right, and metabolism. ये सारा उसी organization की बदौलत है. जबकि कोई cellular organization are not present, no cellular organization are present in any non-living organism. ठीक है, अब देखिए इस नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग सिस्टम के कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल. जबकि एज यू नो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कोई भी चीज किससे मिलकर बनी होती है बताओ? कोई भी चीज मिलकर बनी होती है एटम से. ठीक है, ये एटम से मिलकर बनी होती है. एटम जब एक दूसरे से क्लब किए, कंबाइन किए, देन दे विल मेक सर्टेन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, एंड दीज कंपाउंड मे बी वो कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, और देन दे कैन मेक मिक्सचर, क्रिस्टल, कोलॉइड. ठीक है, लेकिन जब यही मॉलिक्यूल, इसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आ गई तो वो हम उनको बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स. तो लिविंग सिस्टम के मॉलिक्यूल हो गए. जब वो लिविंग सिस्टम के मॉलिक्यूल हो गए तो वो लिविंग सेल टू टिश्यू. तो यहाँ पर आपका लिविंग सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रहा है.
ठीक है, देन टिश्यू टू ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज नोन एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर लेवल ऑफ, तो 3 लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है लिविंग सिस्टम. फर्स्ट लिविंग सेल, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग सिस्टम में एक क्या है, डेफिनेट करेक्टर है, डिफाइनिंग करेक्टर है. ये पक्का पक्का हर लिविंग सिस्टम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लिविंग सिस्टम में जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बना है. सेल बेसिक यूनिट है, टिश्यू देन ऑर्गन, ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी. तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता ही जाता है. और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग सिस्टम में आप इस पूरे चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट स्लाइड इज रेस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शियसनेस. व्हाट डज इट मीन, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस? It is again a defining feature. It is again a defining feature. अभी तक हमने कितने डिफाइनिंग फीचर पढ़े? पहला मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस. इट इज अगेन अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग सिस्टम. एनसीईआरटी की बुक में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो एसएच में यहाँ पर रीड कर रही हूँ. द मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. मीन्स ये एक बहुत ही ऑब्वियस फीचर है किसी भी लिविंग सिस्टम का कि अगर उसको वो किसी भी रिफ्लेक्स देता है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है लिविंग सिस्टम के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वेदर इट इज फंजाई, इट इज प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, वो रेस्पॉन्स देगा. और ये इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. लाइक अगर मेरे को किसी मच्छर ने काटा तो मैं तुरंत हाथ से मारूंगी उसको, या ईचिंग हो गई मुझे किसी चीज से तो मैं तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करूंगी, राइट, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूं. ठीक है, अगर हमने टच मी नॉट प्लांट को टच किया तो तुरंत उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, एकदम श्रिंक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, वो रेस्पॉन्ड कर रही हैं. तो ये जो रेस्पॉन्ड करना है इसको हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस. हम अपने आसपास के एनवायरमेंट के लिए, उनकी चीजों के लिए रिफ्लेक्स शो कर रहे हैं, उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई कितने हैं हमारे पास एनवायरमेंट में? 3 तरीके के स्टिमुलाई हैं. फर्स्ट इज योर फिजिकल, अनदर इज केमिकल, एंड लास्ट वन इज योर बायोलॉजिकल. फिजिकल वी कैन से फिजिकल हो सकता है, लाइट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है. लाइट के लिए प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, हीट के लिए, हीट पर अगर आप गर्म तवे पर हाथ रखोगे तुरंत हटाओगे, ठीक है, रेस्पॉन्ड करोगे. अगर हम किसी एनिमल के ऊपर कोई केमिकल डालेंगे, एनिमल क्या किसी के ऊपर डालेंगे तो रेस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, सो दिस तो इतने सारे एग्जाम्पल के साथ हमें ये पता चला कि कॉन्शियसनेस इज ये जो कॉन्शियसनेस है इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So in last point, as I written over here, plant also respond to stimuli like light, water, gravitational force. All living organisms, prokaryote to eukaryote, respond to various kind of stimuli. ये सारे पॉइंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ. लाइक अगर हम बात करें फोटो पीरियड की, फोटो पीरियड लाइक प्लांट्स को भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लाइक 8 आवर, किसी प्लांट को 8 आवर का फोटो पीरियड चाहिए, सनलाइट चाहिए ही चाहिए. अगर उसे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो फ्लावर्स नहीं बनाएगा, फ्लावर्स नहीं बनाएगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स प्लांट नीड्स सनलाइट, इट नीड्स अ काइंड ऑफ स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई फॉर देयर रिप्रोडक्शन. कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो उस पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, लाइक फ्रॉग कब ब्रीड करते हैं? फ्रॉग ब्रीड करते हैं इन रेनी सीजन. लाइक डॉग्स का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है, वो तब ब्रीड करते हैं. तो उनको स्टिमुलाई हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, फिजिकल स्टिमुलाई हैं. जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं
हम उन केमिकल्स के लिए भी रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई केमिकल हमने कोई ऐसा कोई हमने एसिडिक एनवायरनमेंट में हम चले गए, एसिडिक फ्यूम्स हमने लिए, तो हमारी आंखों से पानी आएगा। तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए। तो ये क्या है, ये है कि हम एक पर्टिकुलर केमिकल के लिए कॉन्शियस हैं और उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ह्यूमन के केस में ह्यूमन को माना जाता है कि ह्यूमन इज द ओनली एनिमल विच इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है ह्यूमन में। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट के लिए नहीं, अपने लिए भी बहुत कॉन्शियस होता है। किस लिए कॉन्शियस होता है कि मैं ढंग से प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या नहीं, मैं कैसा दिख रहा हूं, ठीक है, मैं मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये केवल ह्यूमन में है, ये किसी एनिमल में नहीं पाए जाते, ये किसी प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला जो ये पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली 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 फॉर ह्यूमन बीइंग। बट कुछ कॉमा पेशेंट्स भी होते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल, कि जो कॉमा पेशेंट हैं वो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें ब्रेन डेड कहा जाता है, राइट। लेकिन बाकी उनकी बॉडी में बाकी चीजें हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, हार्ट बीट चल रही है, और नहीं चल रही है तो लाइफ सिस्टम सपोर्ट से उनके वो भी जो भी फंक्शनैलिटी है वो चल रही है, मगर उनको डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो उनको हम क्या मानेंगे, लिविंग मानेंगे, नॉन लिविंग मानेंगे, क्या मानेंगे? ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर सिर्फ कॉन्शियसनेस तो है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बाकी मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी में हो रही है जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो इसको क्या माना जाएगा? बट यस, दिस कॉन्शियसनेस और जो है और या किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करना, इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यस, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ व्हाट, ऑफ लिविंग सिस्टम। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किए व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर। करेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं? करेक्टरिस्टिक फीचर हमने डिस्कस किए, ग्रोथ है, करेक्टरिस्टिक फीचर हमने डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मूवमेंट है, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं? हमारे डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। So with the help of all these characteristic feature, एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू हो रही हैं? लाइफ प्रोसेस। इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम बोल रहे हैं, वी कैन से लाइफ प्रोसेसेस। दीज प्रोसेसेस आर very much important for the life. So it is a basic function performed by all the living organisms to maintain their life on earth, right? Example, जैसा हमने डिस्कस किया, transportation is there, respiration is there, excretion is there, reproduction is there. So chemical reaction involved in metabolism, the physical force involved in the movement or in energy transformation, right? So in this particular slide we have seen a chart or we have seen a figure जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीजें रहती हैं और दोनों ही चीजों को एक दूसरे की जरूरत होती है, और वो इकोसिस्टम पूरी तरीके से चल कैसे रहा होता है, इसकी डायनामिक्स मेंटेन कैसे होती है? इसकी डायनामिक्स मेंटेन होती है बिकॉज जो प्रोड्यूसर है और जो फर्स्ट कंज्यूमर है, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, ये जो भी हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एनर्जी एंड न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर सिस्टम में चीजें मूव कर रही हैं। तो इकोसिस्टम में हमारी एनर्जी भी फ्लो हो रही होती है एंड न्यूट्रिएंट साइकिल भी चल रही होती है, ठीक है। एज शोन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? ये जो घास है, ग्रास, ये क्या है? इट इज प्रोड्यूसर,
ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये फूड प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन है तो उसे ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है। और ये कैसे कर पा रहा है, किसी नॉन लिविंग थिंग की वजह से, जो क्या है, लाइट कहां से मिल रही है, सन से, ठीक है। तो ग्रास हॉपर, फ्रॉग, योर स्नेक, ईगल एंड डिकम्पोजर, दिस ऑल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ये सारा का सारा मिल कहाँ रहा है इनको, इन सबको न्यूट्रिशन और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनको सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है हमारी अर्थ क्रस्ट प्रोवाइड कर रही है, वो प्रोवाइड कर रही है होम टू ईच एंड एवरीवन एंड न्यूट्रिशन टू ईच एंड एवरीवन, वेदर इट इज ग्रास हॉपर, वेदर इट इज स्नेक और ईगल, सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। सो इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस पिक्चर से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जितने भी एनिमल हैं या ये जितने भी सिस्टम हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं फॉर देयर नीड, फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है। एंड अर्थ क्रस्ट प्रोवाइड देम ऑल द थिंग्स टू ग्रो, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में देखिए क्या हो रहा है, इस स्लाइड में एक मंकी है जो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप कर रहा है, राइट। देयर आर सो मेनी प्लांट्स। अब ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल यूज देयर केमिकल एनर्जी टू डू वर्क सच एज ग्रोइंग न्यू लीव्स। इसको कहां से मिल रही है केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, ये सन से ले रहा है ऑब्वियसली, और खुद सिंथेसाइज कर रहा है और फिर अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है क्या करने के लिए, न्यू लीव्स बनाने के लिए, ठीक है। ये मंकी just jump from one tree to another tree, तो it convert its energy, thermal energy, जब ये जंपिंग कर रहा है उस टाइम पर इसकी जो एनर्जी है वो कुछ केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ हीट की फॉर्म में लॉस्ट भी हो रही है। तो ये जो और ये एनर्जी इसको मिली कहाँ से, ये एनर्जी इसको मिली इसकी बॉडी से, जो इसने केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रखी थी। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी साइकिल, व्हाट हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट साइक्लिक प्रोसेस इज देयर, एनर्जी यही है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती जा रही है, और लॉस्ट अगर हो भी रही है तो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है। So this is all about of your chapter 1, बट हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये जो बायोलॉजी है जिसके चैप्टर 1 में हमने देखा कि लिविंग थिंग क्या होते हैं, बायोलॉजी में हम क्यों लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके डिफाइनिंग फीचर क्या हैं, तो बायोलॉजिकल साइंसेज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। क्यों हमें बायो पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी पढ़ने से होगा क्या, तो बायोलॉजी पढ़ने के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी we can improve human health, well-being by developing new treatments, right? अगर हम बायो नहीं पढ़ेंगे, बायो में रिसर्च नहीं होगी, तो हम न्यू ट्रीटमेंट्स के लिए वैक्सीन कहाँ से बनाएंगे, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, और ये डिजीज का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज योर फूड सिक्योरिटी। हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बढ़ानी है, इंक्रीज करना है जो क्रॉप यील्ड, वो किसका पार्ट है, दैट इज अगेन बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस का पार्ट है, लेकिन वो बायो है, वो भी बायो है। तो हमें अपनी अगर फूड सिक्योरिटी एनहांस करनी है, न्यूट्रिशन बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, देन वी मस्ट लिसन टू द बायोलॉजिस्ट व्हाट दे सजेस्ट, राइट। तो these are the application of biology part, and if we want to conserve our बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें कंजर्व करना है, इकोसिस्टम, बाय डिस्कवरिंग न्यू स्पीशीज एंड प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स, एडवांसिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, लाइक अभी कोरोना वायरस का कितना 2-3 साल पहले कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल यूज करके ही तो न्यू वैक्सीन्स बने। अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की एप्लीकेशन में नहीं जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में भी नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो हम नए वैक्सीन्स नहीं बना सकते हैं। नई डिजीज जो मार्केट में आएंगी, जो एनवायरनमेंट में और आती रहेंगी, क्योंकि म्यूटेशंस तो होते रहते हैं बैक्टीरिया में, वायरस में, जब होते रहेंगे तो वैक्सीन्स भी बनानी होंगी,
राइट। तो ये बायोलॉजिकल साइंस का एप्लीकेशन पार्ट हुआ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर साइंस में हमें अगर क्रॉप यील्ड बढ़ानी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट की या आपके ये जितने भी अनाज हैं हमारे, उन सबको बढ़ाना है, तो हमें बायोलॉजिकल साइंस को देखना पड़ेगा, उसे स्टडी करना पड़ेगा और उसको जिस तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, हमें इंप्रूव करनी होती है। एक्सपेंडिंग साइंटिफिक लिटरेसी एंड एजुकेट बाय क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल। क्यों इन प्लांट्स की जरूरत है? बहुत सारे इकोसिस्टम में नए नए स्पीशीज आते रहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ अब नए नए स्पीशीज आते रहते हैं, तो उनकी स्टडी करना, उनको लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना, ये सारा का सारा हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स? देयर आर सर्टेनली सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर आल्सो देयर, लाइक creating ethical and social and legal dilemmas by manipulating life forms, genes and cells for the purpose that may be controversial। ठीक है। कुछ जब बायोलॉजी की साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसके लिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते हैं कि अगर आप या ह्यूमन बीइंग ही अपना इंटरफियर करके उसमें नेचुरल चीजों को मैनिपुलेट करेगा तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो डाइवर्सिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा? ठीक है। तो देयर आर सर्टेन एथिकल पॉइंट्स और लीगल डिलेमास भी हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा बायोलॉजिकल साइंस को यूज करना, उसमें मैनिपुलेट करना इज नॉट गुड। हम अपने मदर नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय ह्यूमन इंटरफियरिंग। जैसे कि बहुत सारे GMOs हैं जो एनवायरनमेंट में आते हैं। GMOs क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोरोना के लिए भी यही कहा गया था। बाकी तो इसके ऊपर सारी लोग गवर्नमेंट देख ही रही है कि ये सच में वाकई में ह्यूमन इंटरफेयर से मैनिपुलेटेड वायरस था या नहीं। लेकिन हाँ, उसने देखो कितना ज्यादा हाहाकार मचाया पूरे एनवायरनमेंट में। तो इसके अलावा जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारे लाइक ब्रिंजल है, टोमेटो है, कॉर्न है, इन अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं तो इनकी हम न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बढ़ाते हैं, लेकिन उससे हम एनवायरनमेंट का जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो नेचुरली वो बेस्ट निकल के आता है, वो हम उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं सर्टेनली। एंड सर्टेन बायोलॉजिकल वेपन्स ऑल्सो, देयर आर अ टर्म बायोलॉजिकल वेपन। लाइक कभी कभी वॉर में आजकल क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट वॉर हो रही है, डायरेक्ट सामने तोप और गन्स और रॉकेट लॉन्चर लेके दो कंट्री आमने सामने नहीं खड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि लैब में कुछ मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, और वो जाके चुपचाप से अगर आप दूसरे कंट्री में फैला दोगे तो क्या होगा? वहां के लोग बीमार हो जाएंगे, मरेंगे। तो ये भी एक तरीके का वॉर है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन वॉर। तो इससे क्या होता है? नेचुरल बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। और नेक्स्ट इज योर रिड्यूसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन बाय ऑल्टरिंग द एनवायरमेंटल प्रोसेस। So, future of the living world. Future of the living world depends upon many factors such as the action we take to be addressed, like climate change. Human interference से climate change हो रहा है। ठीक है। Biodiversity loss, population growth is there, resource consumption, and society inequality. ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने एनवायरनमेंट से, ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एंड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारी जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी थी वो भी खत्म हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ है तो जगह चाहिए, तो क्या हो रहा है? जंगलों को साफ कर करके लोग अपने घर बना रहे हैं, तो रिसोर्स कंज्यूम हो रहे हैं, और इसी तरीके से सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। सोशल इनइक्वालिटी में जैसे कि हमारी सोसाइटी में होता है कि गर्ल चाइल्ड को इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, तो एक पर्टिकुलर जेंडर ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरा उतना नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है? सोशल इनइक्वालिटी हो रही है। सो
Although future is not predetermined or fixed, but rather shaped by action and decision. तो जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो इन सभी पॉइंट्स को देखकर डिसाइड किए जाते हैं कि जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या जो हमारे एनवायरनमेंट में चीजें हो रही हैं उसको हम कैसे ठीक करें वापस. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर अवर एनवायरनमेंट, फॉर अवर लिविंग वर्ल्ड. तो ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. तो यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया हम लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन से व्हाट इज लिविंग थिंग्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उनके डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, ठीक है, एनर्जी कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट, और कैसे एक इकोसिस्टम अपने न्यूट्रिशनल साइकिल और एनर्जी साइकिल को लेकर बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है. और इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, थैंक यू सो मच. और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में अगला आपका टॉपिक डिस्कस करने आएंगे. आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.